सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धौलपुर से बड़ी खबर है। यहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। सराफा व्यापारी से बदमाशों ने बता दें कि लूट की है। 9 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी को कट्टे के बट से बता दें कि घायल किया है। 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोना ये बेखौफ बदमाश लूट कर फरार हो गए। वहीं अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पर सोमवार देर रात को एक सराफा व्यापारी के साथ 3 बाइक पर सवार होकर आए 9 बदमाशों ने इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कट्टे के बट से सराफा व्यापारी को घायल कर उसके हाथ से 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के गहनों से भरा बैग लेकर भाग निकले। और 100 ग्राम के करीब सोना था और कॉपी खाते थे दुकान के सारे टोटल। कैसे मारते थे? कैसे मारा? कट्टे से, ईंटों से। 3 मोटरसाइकिल थी, 9 जने थे उस पे। तो ज्यादा जानकारी लेंगे हरिवीर से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या कुछ जानकारी? जी इसका मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है वो कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर देर रात को एक सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। उसी दौरान 3 बाइक पर 9 बदमाश सवार होकर आते हैं और उन्होंने उसकी बाइक को रास्ते में रोक लिया। उसके बाद में उसको वहां पकड़ लिया और कट्टे के बट से उसमें उसके चेहरे पर और उसमें मारपीट की गई और ईंटों से भी मारपीट की गई है। बताया जा रहा है, वो बता रहा है कि ईंट और बट्टे दोनों, कट्टे के बट से दोनों से मारपीट की गई है, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया। उसकी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद में उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बना करके जो बदमाश थे उनको तलाशना शुरू कर दिया है। जी अभी जो पीड़ित है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी अभी जो पीड़ित है वो उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या कुछ प्लानिंग की है? बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बना करके रवाना कर दी हैं और उसी दौरान शहर में नाकाबंदी भी कराई गई थी, लेकिन जो बदमाश थे वो पुलिस के हाथ नहीं आए। ठीक है हरिवीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। चुरू से बड़ी खबर है। यहाँ नशे पर नकेल कसी गई है। बता दें कि चुरू में अवैध शराब पर शिकंजा कसा है। 55 लाख की अवैध शराब से भरा एक कंटेनर जब्त किया गया है। पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी ये शराब और कार्रवाई के दौरान तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। चुरू जिले के भालेरी पुलिस ने कोहिना रोड पर नाकाबंदी के दौरान भारी मात्रा में बता दें कि एक कंटेनर से पंजाब निर्मित अवैध शराब जब्त की। जब्त अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। ये अवैध शराब गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है और अवैध शराब जब्त की गई है। बड़ी खबर चुरू से। यहां अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने 55 लाख की अवैध शराब से भरा एक कंटेनर जब्त किया है। ये कंटेनर पंजाब से गुजरात शराब लेकर जा रहा था। अवैध शराब इस कंटेनर में भरी हुई थी। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये शराब किसके कहने पर पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। भारी मात्रा में यहाँ अवैध शराब पकड़ी गई है। चुरू में 55 लाख की कीमत बताई जा रही है जो अवैध शराब जब्त की गई है। कंटेनर एक पूरा जब्त किया गया। और बता दें कि कोटा में एक बार फिर से चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने एक यहां युवक पर हमला कर दिया चाकू से, वो भी हमले में गंभीर रूप से घायल युवक हो गया है। कोटड़ी इलाके में इस पूरी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। बताया ये भी जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये पूरी वारदात हुई है। अस्पताल में अब भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा से ये बड़ी खबर। यहाँ चाकूबाजी से एक बार फिर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया।
हमले में गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी? चाकूबाजी हुई है एक बार फिर से कोटा में। देखिए, जमाल चौक कोटली इलाके में देर रात को ये घटना हुई। करीब 3 से 4 बदमाशों ने जो है इनू उर्फ इनायत नाम के एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में फिलहाल उनका एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। चाकू क्यों मारे गए, वारदात को अंजाम देने का कोई स्पष्ट कारण तो फिलहाल कोई सामने नहीं आया, लेकिन बताए जा रहे हैं ये चाकू की वारदात को अंजाम देने वाले ये पहले से साथी किस्म के बदमाश हैं और कोई हफ्ता वसूली की बात सामने आ रही। हालांकि स्पष्ट रूप से पुलिस भी इस मामले में कहने से बच रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि हफ्ता वसूली को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद था और इसी को लेकर इस जो इनायत नामक युवक पर 3 से 4 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल वारदात के बाद से ही कोटली इलाके में हंगामे के हालात बने हुए थे और पूरे जो कोटली जमाल चौक पर जो है पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। इधर जब एमबीएस अस्पताल में इसको भर्ती करवाया गया था, वहां भी लोगों की भारी भीड़ लग गई और वहां भी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल जो है गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है, लेकिन इसमें बेचने और हफ्ता वसूली की 1-2 कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें पुलिस जांच का विषय बता रही थी। ठीक है ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान एवं दान पुण्य का बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कार्तिक का ये महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को साल में सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार का भी जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा आज हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व। और चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला आज है और आज बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही इस पुष्कर मेले का आज समापन हो जाएगा। एकादशी से ये शुरू हुआ था और पूर्णिमा यानी कि आज इसका समापन हो जाएगा। पंचतीर्थ स्नान के साथ आज इसका समापन हो जाएगा। आज चंद्र ग्रहण के चलते बता दें कि ब्रह्मा मंदिर बंद रहेगा। शाम को शुद्धि के बाद ही ब्रह्मा मंदिर खोला जाएगा। सुबह 9 बजे मेला मैदान पर होगा समापन कार्यक्रम जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही मेले का समापन किया जाएगा। समापन के मौके पर बता दें कि कई तरह की प्रतियोगिताएं भी देखने को मिलेगी। संभागीय आयुक्त BL मेहरा आज समापन समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। आज शाम 5:20 से प्रारंभ होगा ये चंद्र ग्रहण और शाम 6:20 तक ये रहेगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है आज। शाम से ये शुरू होगा, बता दें 5:20 से ये शुरू होगा और शाम 6:20 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है, जिसका जो देश के कई क्षेत्रों में, इलाकों में दिखने वाला है। बता दें कि सूतक शुरू होने पर आज पूजा अर्चना नहीं हो पाएगी और सभी मंदिरों में भी सूतक काल जब से शुरू हो जाएगा तो मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। देश के पूर्वी हिस्से के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके साथ ही बता दें कि चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के साथ अधिकांश हिस्से जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी आज ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। साल का ये
आखिरी चंद्र ग्रहण है। शाम 5:20 से प्रारंभ होगा और 6:20 तक ये चंद्र ग्रहण आज रहने वाला है। आज आखिरी चंद्र ग्रहण। और बता दें कि आज देव दिवाली के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जयपुर में ग्रहण शाम 5:37 से शुरू होकर 6:19 पर ये खत्म होगा, यानी करीब 42 मिनट तक जयपुर में ग्रहण का असर दिखेगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने ज्योतिष आचार्य विनोद शास्त्री से बात की और ग्रहण में पड़ने वाले असर की सारी जानकारी ली। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और ऐसे में माना जाता है चंद्र ग्रहण मन को झंझोड़ता है और सूर्य ग्रहण हृदय को। इस बार का चंद्र ग्रहण किन मायनों में खास होगा, कैसे शुभ होगा, कैसे अशुभ होगा, इसी सिलसिले को लेकर मेरे साथ है विनोद शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार चंद्र ग्रहण किन मायनों में शुभ और अशुभ माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण इस बार कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को आ रहा है। ये ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है। ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण देव दिवाली को वर्षों बाद में आया है, कई वर्षों बाद आया है, मैं कहूँ 1 शताब्दी के बाद आया है। ये ग्रहण जो ग्रस्तोदय होता है वो जिस राशि पर होता है उस राशि के लिए ठीक नहीं रहता है। धार्मिक दृष्टि से ये ग्रहण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रियों के लिए तो एक घटना मात्र है कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, एक व्रत पर हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में ग्रहण होता है। तो जब सूर्य चंद्र ग्रहण होता है उस समय चंद्रमा और राहु एक राशि पर होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर जाती है। तो ये चंद्रमा जो पृथ्वी की छाया है वही राहु का रूप होती है और इसीलिए ये कहते हैं कि राहु चंद्रमा को ग्रस जाता है। और ये वैसे खगोलीय घटना नहीं, ये धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जब चंद्रमा कहा है चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है और ये सभी पर पृथ्वीवासियों को, हर इंसान को, जीव मात्र के मन को प्रभावित करता है और ख़ास तौर से जिस राशि पर होता है उस राशि पर विशेष प्रभावित करता है। साथ ही प्रकृति को भी प्रभावित करता है और प्रकृति के साथ मानवीय प्रकृति को भी प्रभावित करता है। और जब मानवीय प्रकृति प्रभावित होती है तो पूरा समाज और पूरे वैश्विक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। 5:37 से 6:19 तक, क्योंकि 5:36 पर चंद्रोदय होगा तो 5:37 से ग्रस्तोदय होने के कारण से ग्रहण के साथ ही चंद्रमा उदय होगा और 6:19 पर चंद्रमा पूर्ण हो जाएगा और हर जगह से ही चंद्रमा का प्रभाव जो ग्रहण का है वो समाप्त हो जाएगा। बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के गांधीनगर में देर शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पुलिस अधिकारी की सरकारी गाड़ी से टक्कर के बाद बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बता दें कि सरकारी गाड़ी आईपीएस अधिकारी प्रदीप मोहन शर्मा की थी, जो गाड़ी में सवार होकर अजमेर से जयपुर जा रहे थे। तभी सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को उनके स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आईपीएस की सरकारी गाड़ी को थाने में खड़ा कर दिया है और मामले की जाँच अब शुरू कर दी गई है। तो यह अजमेर से खबर आपको बता दें, यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी की सरकारी गाड़ी से टक्कर के बाद एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बता दें कि सरकारी गाड़ी आईपीएस अधिकारी प्रदीप मोहन शर्मा की थी, जो गाड़ी में सवार होकर अजमेर से जयपुर जा रहे थे। तभी सड़क पर एक बुजुर्ग महिला उनके सड़क पार कर रही थी और उनकी स्कॉर्पियो से वो टकरा गई। उनकी स्कॉर्पियो ने इस बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने वाली इस यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के चेयरमैन विभाकर शास्त्री जयपुर पहुंचे हैं। उन्होंने पीसीसी में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इस मौके पर विधायक हाकम अली, विधायक रफीक खान सहित अन्य पीसीसी अधिकारी भी मौजूद रहे।
और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दावा किया है कि भीलवाड़ा के जहाजपुर से कम 46 लड़कियां लापता हैं। प्रियंक ने इन लड़कियों की तस्करी का अंदेशा जताया है। प्रियंक कानूनगो एक दिन के दौरे पर बता दें कि भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने स्टाम्प पर बेटियों के बेचने के मामले में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर, एसपी सहित विभागीय अधिकारियों की बैठक की। प्रियंक ने कहा कि लापता लड़कियों को रेस्क्यू करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक जी भिलवाड़ा पहुंचे हैं। इन्होंने जहाजपुर क्षेत्रों के यहाँ पे दौरा भी किया है। हमसे बात करते हैं। सर, आज आप भिलवाड़ा हैं, जहाजपुर के कई गांवों तक आप पहुंचे हैं। सर, क्या हाथ लगा आपके, आपने क्या वहाँ पे देखा? देखिए, हमने 3 गांवों के कुल 4 स्कूल विजिट किए, एडोलेसेंट एज की। कुल मिला के 46 बच्चियाँ गाँव से गायब हैं। उन बच्चियों का पता लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। हमको ये आशंका है कि उन बच्चियों को बेच दिया गया है। जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं सर, ये आरोप अभी थोड़े दिन पहले बहुत नेशनल इशू बना था सर। प्रशासन और राज्य सरकार इन आरोपों को निराधार बता रही है। प्रशासन ने भी एक जांच जो कि उनमें भी बताया गया कि पुराने मामले हैं। देखिए, आज प्रशासनिक अमला हमारे साथ था। हमने जाके स्कूल्स में रिकॉर्ड देखा, हमने आंगनवाड़ी में रिकॉर्ड देखा। जिन लड़कियों के नाम लिखे थे केवल उनकी बात कर रहे हैं। वो लड़कियाँ स्कूल में नहीं मिली, हमने गाँव में पता करवाया, गाँव में नहीं मिली। और जब गांव में स्कूल में से लड़कियां गायब हैं तो हमको आशंका है कि उनकी तस्करी हुई, उनको बेच दिया गया। सर, जिस प्रकार से लड़कियां गायब हुई है सर, अब इनको खोजने के लिए क्या किया जाएगा? एक तरीके से देखा जाए सर, इनका उत्थान करना भी जरूरी है सर। और जो पारिवारिक समस्या आ रही है सर इनके साथ फाइनेंशियली, और क्यों परिवार इनको बेच रहा है और क्यों लड़कियां गायब हो रही है सर, इसके पीछे देखिए, पूरे भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इस पर्टिकुलर समुदाय की जितनी भी बच्चियां हैं उनकी मैपिंग किया जाना, एक एक बच्ची को एजुकेशन में रीएंगेज किया जाना बेहद ज़रूरी है। हम वृहद स्तर पे काम करेंगे। हम आज आके वापस चले गए ऐसा नहीं है। हम लगातार यहाँ आएंगे, एक विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे और एक एक बच्ची को किस प्रकार से मेनस्ट्रीम किया जा सकता है उस पर काम करेंगे। लेकिन बेहद ज़रूरी और आवश्यक बात यह है कि जो बच्चियां गायब कर दी गई हैं उनको सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए। तो सबसे मोटा बात ये कह रहे हैं प्रियंक जी की लड़कियों को कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है या उनके डेफिनेटली। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं बच्चियां गायब हो जा रही है और उनको बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और देखिए, प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों की कायापलट का काम अब केंद्र की सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। जिन स्कूलों में आज भी अच्छे भवन, अच्छे शिक्षक और बेहतर शैक्षणिक माहौल की कमी है, ऐसे स्कूलों की कायापलट करने के लिए केंद्र की सरकार ने बीड़ा उठाते हुए पीएम श्री योजना बनाई है। केंद्र की सरकार इस योजना के माध्यम से पिछड़े इलाकों के स्कूलों को आर्थिक मदद देकर वहां की सूरत बदलने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत राजस्थान के गांव ढाणियों में स्थित स्कूलों का चयन किया जा रहा है। राजस्थान के सभी 358 ब्लॉक में एक प्रारंभिक स्तर और एक माध्यमिक स्तर की स्कूल का चयन किया जाएगा, जिसके बाद 716 स्कूलों की सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद चयनित प्रत्येक स्कूल को केंद्र सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे स्कूलों का विकास हो सकेगा। जो जितने ब्लॉक हैं, जैसे राजस्थान के 358 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक में एक प्रारंभिक शिक्षा की स्कूल, एक जो है माध्यमिक शिक्षा की स्कूल, वो 2-2 स्कूलों का चयन होगा और ये पोर्टल खुलेगा और पोर्टल के माध्यम से ही पूरा परीक्षण होकर फिर अलग अलग जगह के निरीक्षण होंगे और उसके बाद फाइनल होंगे। राज्य स्तर पे फाइनल होंगे, पहले जिले स्तर पे फाइनल होंगे, फिर राज्य स्तर पे फाइनल होंगे, फिर देश के स्तर पे फाइनल होंगे। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा मित्र योजना के तहत राज्य के 13 जिलों में 4700 स्वयंसेवकों को आपदा राहत प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य राज्य में आने वाली प्राकृतिक और मानव जनित विभिन्न आपदाओं के दौरान लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित जवान तैयार करना है। प्रशिक्षण 3 चरणों में दिया जा रहा है, जिसके पहले और दूसरे चरण में बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर और कोटा संभाग मुख्यालय और नागौर, अलवर जिला मुख्यालय में 31 अक्टूबर से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। एसडीएफ के माध्यम से आपदा राहत प्रशिक्षण के तहत आपदा मित्र योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि जनता उससे जुड़े और कभी भी आपदा के वक्त लोगों की जान को
आम लोग ही बचा सकें। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसडीआरएफ के कमांडेंट राजकुमार गुप्ता जी। हम उनसे पूछेंगे सर किस तरह की ये योजना है और किस तरह से लोगों को इनमें जोड़ा जा रहा है। ये एनडीएमए के द्वारा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक हैं, उनको ट्रेन करने का एक कार्यक्रम है जो राजस्थान में 13 जिलों में संपादित किया जा रहा है, जिसमें 4700 जो है स्वयंसेवक उनको हम ट्रेन करेंगे जी सर। और इनमें जो एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्टूडेंट्स, नेहरू युवा केंद्र के, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स, फायर से रिलेटेड ऑफिसर्स, एक्स सर्विसमैन, इन सब को हम उसमें ट्रेन करेंगे। और ताकि कहीं भी अगर ज़िले में डिजास्टर होता है तो तत्काल ये लोग जो है पहुंच करके और रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें। सर ये आपदा मित्र योजना कब से शुरू हुई थी, जयपुर में ये कब शुरू होगी और किस तरह से इसमें लोगों का चयन किया जा रहा है? ये जो हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो 31 अक्टूबर से 8 जिलों में हमने प्रारंभ कर दिया है, जिनमें जयपुर और अजमेर में है। जयपुर में हम 14 नवंबर से और अजमेर में 21 नवंबर से ये हम प्रारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आज से पूर्व सैनिकों की सहायतार्थ धन सहयोग के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सहायता के लिए अब आमजन QR कोड स्कैन कर डिजिटल रूप में धनराशि का सहयोग कर सकेंगे, जो पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों की देखभाल के लिए होगा। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने सलाह देते हुए कहा कि इस तरह के अभियान शहीदों के अंतिम यात्रा के दौरान भी किए जाने चाहिए। हम पूरे राजस्थान को एक साथ अलग अलग तरीके से हम देखना पड़ेगा। जिस जगह पहले से जागरूकता है सैनिकों के प्रति, परिवारों में सैनिक हैं, शहीद हैं, गांव-गांव में 5-5 मूर्तियां लगी हुई हैं। ऐसा कोई गांव ही नहीं है जिसके अंदर सैनिकों की स्टेचू नहीं हो। तो वहाँ तो आपको इन चीज़ का प्रचार करने में जोर कम आएगा और वहाँ तक फिर आपके मीडिया का भी सहयोग रहेगा, आप लोगों का। जिस जगह कम है ये जागरूकता तो वहाँ तक करना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम कॉर्पोरेट को भी आपके द्वारा, आपके पब्लिसिटी द्वारा हम कॉर्पोरेट्स को आउटरीच कर सकते हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, वो भी इसी तरीके से वहाँ तेल को कुआं है उस पर बैठे हुए को कर सकते हैं। ये एक तरीका हम अपनाना चाह रहे हैं। और अब बात अमृता हाट के शुरू होने की। दौसा में अमृता हाट 2022 का शुभारंभ किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कलेक्टर कमर चौधरी ने फीता काटकर इस अमृता घाट का शुभारंभ किया। ये अमृता हाट 11 नवंबर तक चलेगा। शुभारंभ की औपचारिकता के बाद मंत्री और कलेक्टर अमृता हाट का उन्होंने अवलोकन किया और हाट में अपने उत्पाद बेचने आई। महिलाओं से बात भी की और उन्हें मोटिवेट यहाँ किया गया। इस अमृता हाट में महिला सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और हम देख पा रहे हैं मंच से माननीय मंत्री द्वारा युवा बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात अहमदाबाद में 37 दिन से जारी सत्याग्रह के बाद 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अहमदाबाद में वार्ता हुई है। सीएम गहलोत ने सभी प्रतिनिधिमंडल से अलग अलग विस्तार पूर्वक आधे घंटे से ज्यादा बात की और युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर युवा बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की सीएमओ में 9 नवंबर को मीटिंग रखी गई है। गुजरात आंदोलन को लेकर मीटिंग होगी। उस मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों से बता दें कि वार्ता की सदस्य प्रतिनिधिमंडल की सीएम से वार्ता हुई है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।